हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका इस वीडियो ट्यूटोरियल में। अभी अभी एसएससी एमटीएस में काफ़ी सारी वैकेंसी निकली है और इसी को ध्यान रखते हुए हमने ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो का मकसद ये है कि हम एसएससी एमटीएस 2014 का क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करवाएंगे, जिससे कि आप एग्ज़ाम का पैटर्न भी समझ पाए और एग्ज़ाम में आपकी क्या स्ट्रेटजी बननी है उसको भी आप जान पाए। पैटर्न प्लस स्ट्रेटजी जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव विल रिसीव अ 15% कमीशन ऑन अ सेल ऑफ रुपीज़ 2800 if he has already received an advance of rupees 150 on that commission. The remaining amount of the commission is। एक सेल्समैन को 2800 रुपये की बिक्री में 15% का कमीशन मिला। अगर कमीशन के 150 रुपये उसे पहले ही मिल चुके हैं तो उसका बचा हुआ कमीशन कितना है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पर इसको कैलकुलेशन कैसे फास्ट करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ऐसे सवालों को आपको मन में ही करना है। देखिए, 2800 रुपये का 15% निकालना है, तो 2800 रुपये का 10% कितना हो गया, 280, और 5% कितना हो जाएगा उसका, जस्ट हाफ, 140। ठीक है, अब 140 में देखिए 150 उसको मिल चुका है, तो 140 तो कट ही गया, और 280 से भी आप 10 काट दीजिए तो हो जाएगा अपना 270। ये तो हुई कि मैंने मन में कैसे इसको कैलकुलेट किया। इसको मैं और क्लियर कर देता हूँ। देखिए, 2800 रुपये हैं, उसका 15% निकालना है, तो 15% मतलब 10 + 5%। अच्छा, 10% कितना हो गया, 280 रुपये, और 5% क्या हो गया इसका आधा, 140। अब इस अमाउंट में से 150 आपको माइनस करना है, तो 140 तो यहाँ से चले गया, बचा 10 और यहाँ से माइनस कर दीजिए, बच जाएगा अपना 270, जो कि हमारा है विकल्प डी। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। यह भी बहुत आसान सवाल है। अ रेलवे ट्रेन 100 मीटर्स लॉन्ग इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। इन व्हाट टाइम डज इट पास अ मैन स्टैंडिंग नियर अ लाइन। और हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रही है, वह पटरी पे खड़े एक आदमी के सामने से कितनी देर में गुजरेगी। तो देखिए, ये मान लीजिए ट्रेन है जो कि 100 मीटर लॉन्ग है, और यहाँ पे खड़ा हुआ है पटरी पे एक आदमी। ये इसको कब गुजरेगी, जब ट्रेन का ये वाला पॉइंट आ जाएगा कहाँ पर, यहाँ पर, और ट्रेन का एंड वाला पॉइंट है ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ट्रेन ने इस समय कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 100 मीटर ट्रेवल करेगी, कितनी गति से, 30 किलोमीटर प्रति घंटे से। तो आपको पता है S = UT। तो टाइम हमको निकालना है, डिस्टेंस हमको दे रखा है कितना, 30 किलोमीटर, डिस्टेंस हमको है 100 मीटर। ठीक है, और स्पीड जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको अपन सेकंड में चेंज करना है, तो 30 गुना 1000, 3600 सेकंड के लिए। अब ये हो गया हमारा 100/12, तो 100/12, तो ये हो गया मेरा 12 सेकंड, जो कि मेरा विकल्प सी है। बढ़ते हैं हमारे 28वें सवाल की ओर। बहुत ही आसान सवाल है ये भी, ये समय और डिस्टेंस का सवाल है। राजू हैज़ टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर इन 4 आवर्स। इफ़ ही कवर्स 1/3 ऑफ द जर्नी इन 2/7 टाइम, व्हाट इज हिज स्पीड एट द बिगनिंग ऑफ द जर्नी। राजू को 240 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करनी है। अगर वह 1/3 यात्रा 2/7 समय में पूरी कर लेता है तो शुरुआत में उसकी गति क्या थी। देखिए, टोटल उसको जो डिस्टेंस दे रखी है वो है 240, और इसका जो 1/3 जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, 80 किलोमीटर, और इसको जो समय लग रहा है पूरा करने में वो है 4 घंटे। तो 1/3 जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है वो 2/7 ऑफ टोटल टाइम किया है, तो 2/7 ऑफ 4 यानी कि हो गया 8/7। ठीक है, अब हमको ये तो दे रखा है टाइम और ये दे रखा है डिस्टेंस। अब आप जानते हैं कि S = UT, और हमको निकालनी है क्या, U निकालनी है, जो कि S/T होती है। तो दूरी कितनी है, 80 किलोमीटर, और समय कितना है, 8/7, तो ये मेरा हो जाएगा 70, जो कि मेरा विकल्प है ए। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की ओर। 29th क्वेश्चन, X borrowed some money from a source at 8% simple interest and lent it to Y at 12% simple interest on the same day and gained rupees 4,800 after 3 years।
द अमाउंट एक्स बोरोड इन रुपीज़। एक्स किसी स्रोत से 8% की दर से साधारण ब्याज देता है और वाई को वह 12% की दर से साधारण ब्याज पर दे देता है और इससे 3 साल के बाद वह 4800 रुपीज़ का लाभ कमाता है। बताइए एक्स के द्वारा लिया गया उधार कितना था, और हमको 4 विकल्प दे रखे हैं। पहले बात तो आप प्रश्न को समझ जाइए। प्रश्न ये कह रहा है कि एक्स ने किसी से पैसे लिए और उतने ही पैसे को उसने वाई को दे दिया, पर यहाँ पे अंतर ये रहा कि जिस ब्याज से उसने लिया था वो था 8% और जिस ब्याज से उसने उसको दिया था वो है 12%। तो ये मान लीजिए ब्याज I1 है और ये ब्याज है मान लो I2। 3 साल बाद जो इन दोनों का जो अंतर होगा, जो I2 माइनस I1 होगा, वो ही उसका लाभ होगा, वो उसका गेन होगा, दैट इज 4800 रुपीज़। अब साधारण ब्याज का आप फॉर्मूला जो है भली भांति जानते हैं, PRT भाग 100 है। अब देखिए यहाँ पर जो P अमाउंट है, जिस अमाउंट को उसने लिया उसी अमाउंट को दिया, तो P तो सेम है, T भी सेम है। T क्या है 3 साल, और R जो है वो डिफरेंट है। तो मैं इसको रखूँगा PT भाग 100 और R1 माइनस R2 माइनस R1। अब आप देखिए इसको लिखिए आप 4800, P हमको निकालना है, T 3 साल है और R2 माइनस R1 कितना है 12 माइनस 8 क्या हो गया 4, 12 माइनस 8 हो गया 4 भाग 100, ये हो गया 12 और ये हो गया 4800। तो ये कितना हो जाएगा 4। तो ये मेरा P जो हो जाएगा वो हो जाएगा 40,000, जो कि मेरा विकल्प है डी। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। ये भी बहुत सिंपल सवाल है। राम बोरोज अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एंड रहीम बोरोज ₹2000 at 5% per annum simple interest. If the interest at the end of the 3 years is equal, then the amount borrowed by Ram is, and we have given 4 options. राम 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज लेता है और रहीम 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज लेता है 2000 रुपयों के लिए। अगर 3 साल बाद दोनों पर लगने वाला ब्याज समान है तो बताइए राम के द्वारा ली गई उधार राशि। तो आप जानते हैं कि I इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी भाग 100 है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो दो केसेस में सेम है, मतलब I1 बराबर I2 हमको दे रखा है। अब देखिए जो राम ने जो पैसा लिया जो P वो हमको निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट राम की है R और समय कितना है 3 भाग 100 बराबर जो रहीम ने पैसे लिए हैं 2000 गुना रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है इसमें 5 और समय भी यहाँ पे सेम है 3 और भाग 100 कट जाएगा, 3 और 3 कट जाएगा। अच्छा ये 2000 भाग 8 करूँगा मैं तो ये मेरा हो जाएगा 250 हो जाएगा और 5 गुना 250 यानी कि P मेरा आ जाएगा 1250, जो कि मेरा विकल्प है A। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा है अ बुक सेलर सेल्स अ बुक एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% if he had bought it at 4% less and sold it for ₹6 more, he would have gained इतना परसेंट। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक इज। अब हमको 4 विकल्प इसमें दे रखे हैं। एक दुकानदार 10% प्रतिशत के लाभ से किताब बेचता है। अगर उसने इसे 4% कम में खरीदा होता और 6 रुपये ज़्यादा में बेचा होता तो उसे 3/4% का लाभ होता। पुस्तक का क्रय मूल्य हमको बताना है। देखिए इस प्रकार के सवाल मैंने अपनी कुंडली गणित की किताब में वैसा होता अगर कैटेगरी में करा रखे हैं, प्रॉफिट लॉस में आप देखेंगे। और इस कुंडली मेथड का फ़ायदा इसमें आपको ये मिलेगा कि आपको कोई भी फॉर्मूला या फिर कोई भी आपको लंबे मेथड से नहीं करना है, बस आपको कुंडली बनाते जाना है। ये वाली कैटेगरी देखिए आप, वैसा होता अगर। और ऐसे प्रकार के सवाल एग्ज़ाम में बहुत आते हैं। देखिए किस साधारण तरीके से अपन इसको हल कर देते हैं चंद सेकंड में। जब हम इसको क्वेश्चन पढ़ रहे हैं 10% के लाभ से किताब बेचता है और हमको निकालना है कॉस्ट प्राइस, तो उसको हम मान लेते हैं C और हम बनाना शुरू करते हैं हमारी कुंडली। अब यहाँ पे मान लीजिए हमने कॉस्ट प्राइस है C। अब यहाँ पे देखिए आप कि लाभ कितना हो रहा है 10%, तो मैंने गुना फैक्टर कितना बताया था 10% के लिए 1.1 से हमको गुना करना पड़ेगा। तो ये मेरा हो जाएगा, जो मेरी सेलिंग प्राइस यहाँ पे हम लिखते हैं वो हो जाएगी 1.1 C। स्टूडेंट्स आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो मेरा वीडियो है
FT के ऊपर जो हमारी सीरीज़ है उसमें प्रॉफिट लॉस वाला वीडियो जरूर देख ले। उसमें हमने कुंडली मेथड को अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी इस चीज़ को बता रहा हूँ। अब देखिए, ये तो हो गया असल में है, ये तो हो गई असल कुंडली। और एक और कंडीशन दे रखी है अगर वो यहाँ पे लिखा है कि 4% कम में खरीदता, ठीक है, तो 4% कम में खरीदता तो गुना फैक्टर मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.96, 4% डाउन जा रहा है। तो ये मेरी अब जो कॉस्ट प्राइस है वो हुई 0.96C, और उसको सेलिंग प्राइस क्या है, अब 6 रुपये ज़्यादा है तो 1.1C पे हम +6 जोड़ देंगे। देखिए बिल्कुल सिंपल बात है। अच्छा, अब इसमें जो लाभ दे रखा है वो है 18 3/4%। अब हम क्या निकालेंगे, इसमें गुना फैक्टर कितना है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था, जो परसेंट दे रखा है उसको 100 से भाग देके उसमें आपको 1 जोड़ना है अगर लाभ हो रहा है। तो देखिए 18 गुना 4 हो गया मेरा 72, 72 + 3 मेरा हो गया 75। तो ये है 75/4 और भाग 100, तो और 1+ ये मेरा है गुना फैक्टर। अब देखिए ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 3/16, तो ये हो जाएगा मेरा 19/16। तो 19/16 जो है मेरा गुना फैक्टर है। इससे मेरी कंडीशन क्या बन के आई, 19/16 गुना 0.96C में करूँगा तो मुझको क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस 1.1C + 6। अब देखिए 16 गुना 5 80 होता है, 16 गुना 6 96 होता है, तो ये हो जाएगा मेरा 0.06C, 0.6C। अब 19 गुना 6 करना है अपन को, तो वो जो मेरा हो गया 4 और 1.14C = 1.1C + 6। अब ये 1.1 अगर मैं यहाँ पे लाता हूँ तो ये मेरा हो जाएगा 0.04C = 6, जिससे मेरा निकल के आएगा C = 6/0.04। तो ये हो गया 6/4 गुना 100, ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 1.5 और ये हो गया 150, जो कि मेरा विकल्प है C। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल प्रतिशत का है। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर 20 मीटर एंड 15 मीटर रिस्पेक्टिवली। द लेंथ इज इंक्रीज बाय 20% एंड ब्रेड्थ बाय 30%। द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया इज। अगर किस आयतकार की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः है 20 मीटर व 15 मीटर, अगर लंबाई में 20% की वृद्धि की जाए व चौड़ाई में 30% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, और हमको 4 विकल्प दे रखे हैं। इस प्रकार के सवाल मैंने आपको हमारी जो पुस्तक है परसेंटेज वाले चैप्टर में करा रखे हैं, जिसमें गुना कुंडली इसमें काम आएगी। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। वैसे आप बिना पेन उठाए ही सवाल को कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं एरिया = लेंथ × ब्रेड्थ होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो अगर लंबाई में जो परसेंट बढ़ रहा है वो है 20%, तो उसका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया वो हो गया 1.2, और चौड़ाई में जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा 1.3। 12 × मैं 13 करूँगा तो ये मेरा हो जाएगा 1.56। तो पहले अगर एरिया 1 था, अब एरिया 1.56 हो गया है, तो मेरा जो बढ़त हुई है वो 0.56/1 गुना 100 यानी कि 56%, जो कि हमारा विकल्प है बी। यहाँ पे एरिया = लेंथ × ब्रेड्थ, लेंथ में था 20% का राइज तो गुना फैक्टर हो गया 1.2, और ब्रेड्थ में है 30% का राइज तो गुना फैक्टर हो गया मेरा 1.3, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया 1.56। तो अगर पहले एरिया 1 था, अब 1.56 हो गया, डिफरेंस 0.56 का है, तो इससे मेरा निकल के आ गया 56%। गुना फैक्टर के कॉन्सेप्ट को जानने के लिए आप कुंडली गणित किताब को जरूर पढ़ें। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। 33वां सवाल है ये। द एवरेज हाइट ऑफ 8 स्टूडेंट्स इज 152 सेंटीमीटर। 2 more students of height 144 cm and 155 cm join the group. What is new average height? 8 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है। अगर 2 विद्यार्थियों को और जोड़ दिया जाए और जिनकी ऊंचाई 144 सेंटीमीटर और 155 सेंटीमीटर है, तो पूरे ग्रुप की नई औसत ऊंचाई क्या होगी, और हमको 4 विकल्प दे रखे हैं। इस प्रकार के सवाल
मैंने अपनी कुंडली गणित पुस्तक में दे रखे हैं और वो है मिश्रित औसत कुंडली इसको बोलते हैं। चैप्टर नंबर 127 पे आप देखेंगे और एक कुंडली से ही इस प्रकार के सवाल बहुत ही आसानी से हो जाते हैं और आसानी से भी और बहुत तेज़ी से भी हो जाते हैं। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ये है हमारी औसत मिश्रण कुंडली। मैं इसको आप समझा देता हूँ फटाफट। देखिए ऐसे सवालों में वैसे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस कुंडली बना के ही सॉल्व हो जाता है, पर मैं आपको समझाने के लिए इसको पूरा आपको लिख के बता रहा हूँ। इसमें देखिए क्या होता है कि हम एक कुंडली बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं मिश्रित औसत कुंडली, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, दो ग्रुप हमको दे रखे होते हैं और एक का औसत है A1, एक दूसरे का औसत है A2। पूरे ग्रुप का जो औसत है वो A। जो ग्रुप ए में पहले ग्रुप में जितने स्टूडेंट्स हैं उसको हम बोलेंगे N1 और ग्रुप 2 में जितने लोग हैं उसको बोलते हैं हम N2। यहाँ पे हम करते हैं N1 प्लस N2 और यहाँ पर हम करते हैं A1 माइनस A2 और यहाँ पे हम जो है A1 माइनस A करेंगे और यहाँ पे हम A माइनस A2 करेंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने इन दोनों का घटा दिया है, यहाँ पे हम दोनों को जोड़ देंगे और यहाँ पे हम इन दोनों को माइनस कर देंगे और इन दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है। आइए इसमें समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है। इसमें 8 स्टूडेंट्स है, ठीक है, जिनकी औसत आयु जो है वो है 152। ये मेरा पहला ग्रुप है और जो मेरा सेकंड ग्रुप है वो है 2 स्टूडेंट्स का। अच्छा, उनकी औसत आयु दे नहीं रखी पर उनकी हाइट दे रखी है 144 और 155। इनको जोड़ के 2 से भाग देंगे आप तो आपको इनकी औसत मालूम पड़ेगी 149.5, ठीक है। तो ये मेरा हो गया A1, ये मेरा हो गया A2, ये मेरा हो गया N1, ये मेरा हो गया N2 और मुझको निकालना है A। बहुत ही सिंपल चीज़ है। अब इसको मैं आंकड़े इसमें डालता हूँ अगर, तो A1 जो है मेरा क्या है, A1 मेरा है 152, ठीक है, और A2 क्या है मेरा 149.5। N1 क्या है मेरा 8 और N2 क्या है 2। इसको मैं 8 और 2 को काट लेता हूँ तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, इन दोनों को जोड़ के हो जाएगा 5। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा 152 माइनस A लिखूँगा। तो दिस डिवाइडेड बाय दिस एंड दिस डिवाइडेड बाय दिस बराबर होगा। तो देखिए इसको मैं लिखूँगा 152 माइनस A डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू आपका A1 माइनस A2। 152 माइनस 149.5 करेंगे तो आएगा आपका 2.5, ठीक है, और 2.5 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 जो कि है 5। तो 2.5/5 हो गया 1/2। तो A इज इक्वल टू 152 माइनस 0.5 यानी कि 151.5 जो कि है मेरा विकल्प A। बहुत ही फास्ट, बहुत ही सिंपल तरीके से हो सकता है ये सवाल। आपको बस कुंडली बनानी है, A1 A2 N1 N2 लिखने की भी जरूरत नहीं है। आपको पता है किस खाने में क्या लिखना है, वैल्यूज लिखते जाइए, आंसर आपका आना ही आना है। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 34वां सवाल है। द बैटिंग एवरेज ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर फॉर 30 इनिंग्स इज 40 रन्स। हिज हाइएस्ट स्कोर एक्सीड्स हिज लोएस्ट स्कोर बाय 100 रन्स। If these two innings are not included, the average of remaining 28 innings is 38 runs. The lowest score of the player is। किसी क्रिकेट खिलाड़ी का 30 पारियों का औसत 40 रन है, उसका अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 100 रन ज़्यादा है। अगर इन 2 पारियों को नहीं गिना जाए तो बाकी बची 28 पारियों का औसत होगा 38 रन। उस खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर, और हमको 4 विकल्प दे रखे हैं। ये इस प्रकार का बिल्कुल सवाल मैंने अपनी कुंडली गणित पुस्तक में दे रखा है। सवाल नंबर B.10, उसमें आंकड़े अलग है पर तरीका जो है हमारा यहाँ पर सेम रहेगा। आप देख सकते हैं ये वाला सवाल यहाँ पे 64 इनिंग है, यहाँ पे 30 इनिंग है, पर सवाल बिल्कुल वही है और उसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है और फटाफट आपका आंसर आना चाहिए। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था इसमें हम मिश्रित औसत कुंडली का उपयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए बात समझिए कि 30 इनिंग्स है, टोटल मिला के 30 इनिंग्स है, उसको मैं मानता हूँ 2 इनिंग का मिश्रण। कौन सा, एक तो मेरी 28 इनिंग और एक मेरी 2 इनिंग। ये 2 इनिंग है वो है हाईएस्ट और लोएस्ट वाली, और ये 28 इनिंग दे रखी है मुझको। इसको मैं बोलूँगा 1, इसको बोलूँगा 2। तो ये 28 इनिंग का जो औसत दे रखा है वो है 38
और इसका हमको औसत नहीं दे रखा, ये हमको दे रखा है सवाल में कि h माइनस एल जो है वो है 100। हम अगर एवरेज निकाल दे h प्लस एल भाग 2 निकाल दे तो मेरा आंसर इसमें आ सकता है। ठीक है, तो h प्लस एल बाई 2 जो है वही मेरा एवरेज है, जो मुझको मालूम नहीं है। चलिए निकाल लेते हैं उसको। अब जो 30 इनिंग का जो एवरेज है वो दे रखा है 40। ये सब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप कुंडली में फटाफट डालते जाइए, इसमें आपका आंसर फटाफट आ जाएगा। ये तो मैं आपको समझाने के लिए सारी एक एक चीज़ इस प्रकार से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फर्स्ट का, यहाँ पे मैं लिखूँगा सेकंड का। तो यहाँ पे मेरी है 28 इनिंग और यहाँ पे मेरी है कितनी इनिंग, 2 इनिंग। इसको मैं और सिंप्लीफाई करूँगा तो 1 लिखूँगा, इसको लिखूँगा 14। तो मेरा जो पहला का जो मेरा एवरेज है पहले पार्ट का वो है 38, यहाँ लिखूँगा मैं 38। और सेकंड का मेरा एवरेज मुझे पता नहीं, वो है A2। ठीक है, वो क्वेश्चन मार्क मैंने डाल दिया। इस पूरी इनिंग का जो एवरेज है ए है मेरा 40, इसमें दे रखा है। अब आप क्या कीजिए, इसको इससे माइनस कर दीजिए। देखिए माइनस एक ही डायरेक्शन में होगा, या तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। तो 40 माइनस 38 करूँगा तो बच जाएगा 2। और यहाँ पे क्या करूँगा मैं, A2 माइनस 40। अच्छा, A2 माइनस 40 किया मैंने, और यहाँ पे है 14। तो यहाँ पे A2 माइनस 40 14 इज इक्वल टू मेरा 2/1। ठीक है, तो A2 मेरा क्या निकल के आया, 2 गुना 14 28, 28 और 40 हो गया मेरा 68। तो A2 मेरा 68 आ गया। तो H प्लस एल भाग 2 इज इक्वल टू 68 है मेरा। समझ में आ रहा है? तो H प्लस एल कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 136। 2 इंटू 68। H माइनस एल दे रखा है कितना, 100। ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण, इससे इसको माइनस कर देंगे तो H और H कट जाएगा। 136 माइनस 100 हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा 2L। मैंने इसको माइनस इसलिए किया क्योंकि मुझको लोएस्ट स्कोर मालूम करना है, मुझको L मालूम करना है और H को निकालना है, इसलिए मैंने इसको माइनस किया। अगर H मालूम करना होता तो इनको मैं दोनों को जोड़ता। तो 2L इज इक्वल टू 36, तो L मेरा आ गया 18, जो कि मेरा विकल्प है A। आपकी तैयारी के लिए हम लोग प्रैक्टिकल बेस्ड अप्रोच लेके बहुत सारे वीडियो और स्टोरी मटेरियल जो है बना रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हम वो आपको प्रोवाइड कराएं। तो इसके लिए मैं आपको चाहूँगा कि आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते जाए कि सर ने अभी नेक्स्ट कौन सा वीडियो बनाया है, user.theory2practical। इसके अलावा हमारा जो फेसबुक पेज है उसको आप ज़रूर लाइक कर लीजिए, उसमें सभी वीडियोस के लिंक और स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, एंड दैट इज़ क्रैक माई एग्ज़ाम। ये जो भी टेस्ट पेपर मैं करा रहा हूँ, इसकी ऑनलाइन टेस्ट आप फ्री में दे सकते हैं हमारे ऐप में, जो कि है क्रैक माई एग्ज़ाम ऐप। और हमारी वेबसाइट है जिसमें इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आती रहती है, और स्टडी मटेरियल्स इसमें हमने ऐड कर रखे हैं, अपलोड कर रखे हैं, तो इसको भी आप ज़रूर देखें। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी आप फीडबैक देना चाहते हैं, या हमसे चाहते हैं कि हम इस टॉपिक में वीडियो बनाएं, तो आप ज़रूर theory2practical@gmail.com पे आप मेल कर दीजिए। हमारी ईमेल आईडी theory2practical@gmail.com पे आप अगर फ्री स्टडी नोट्स चाहते हैं एसएससी बैंक एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप एसएससी बैंक एग्ज़ाम ये टाइप करके सब्जेक्ट में आप भेज दीजिए। मैं आपको हमारी कंपनी के पास में जितना भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है फॉर एसएससी बैंक एग्ज़ाम के लिए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और इसी के साथ हमारा जो व्हाट्सअप ग्रुप है, जिसमें हज़ारों स्टूडेंट्स ऐड हैं, और वो डेली अपने सवाल पूछ सकते हैं इसमें, और हमारे जो रिसेंट वीडियोस हैं उनकी अपडेट उनको मिलती रहती है। उसका नंबर है 8003378523, जिसमें हमारा जो 8523, और जिसमें आप हमारा जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप क्रैक माई एग्ज़ाम, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। और आपको एक मैसेज भेजना है व्हाट्सएप में, ये सेम मैसेज आप भेज दीजिए एसएससी बैंक एग्ज़ाम।